हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट 43 है। इससे पहले यानी कि रमज़ान शरीफ में और उससे पहले कबल यानी कि 42 सेट प्रैक्टिस मैं अपलोड किया हूँ। लगभग सभी में 35 सवाल है, 35 क्वेश्चन है और सारा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मिक्स से उसमें किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आइए वन बाय वन करके इसको पढ़ते हैं। नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप नीचे कमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, इंसान की जमा क्या है? इंसान की जमा है इनासी, इंसाना, इंसानी या कोई नहीं। तो इंसान की जमा है उनासी होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। इंसान की जमा है उनासी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड सवाल है, बर्क की जमा क्या है? बर्क की जमा है अबराक, ब्रूक, बरक़ात या कोई नहीं। सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। बर्क की जमा है ब्रूक, ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है, की जमा क्या है? की जमा क्या है? उमम, आइम्मा, उम्हात या कोई नहीं। तो तीसरा नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। की जमा क्या है? उम्हात। ओके, तो आप लोग का आंसर जो भी आपका आंसर है वो नीचे कमेंट करिए या तो फिर लास्ट में एक बार मुझे कमेंट करिएगा कि 35 में कितना सही हुआ। ओके, और कुछ गलती भी हो तो मुझे ज़रूर इस्तेलाह कीजिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल, इनमें से तानिस कौन है? तानिस कौन ये बताना है। मेहरबानी, मज़ार, लिहाज या सभी। तानिस बताना है। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर होगा मेहरबानी। मेहरबानी जो है सही है। इनमें से तानिस कौन है? मेहरबानी। मज़ार तज़किर है, लिहाज भी तज़किर है। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल है, इनमें से तज़किर कौन है? तज़किर बताना है। तज़किर कौन है? हालत, अदावत, नेमत या कोई नहीं। इनमें से तज़किर कौन है ये बताना है। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, क्योंकि यहाँ पे हालत भी तानिस है और अदावत भी तानिस है और नेमत भी तानिस है। तो तज़किर यहाँ पे कोई नहीं है ऑप्शन में। आंसर क्या होगा? डी जो है करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, इत्तेफाक की ज़िद क्या है? इत्तेफाक की ज़िद क्या है? इख्तिलाफ, असलाफ, इत्तेहाद, असगर। तो इत्तेफाक की ज़िद यहाँ पे 6 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा ए होगा इख्तिलाफ। इत्तेफाक की ज़िद क्या है? इख्तिलाफ राइट आंसर होगा। असलाफ की ज़िद जानते हैं अखलाफ होता है। इत्तेहाद की ज़िद इंतशार होता है। असगर की ज़िद अकबर होता है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है, बदखाह की ज़िद क्या है? बदखाह की ज़िद क्या है? बेदार, खैर खाह, फराख या खंदा। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी खैर खाह। बिल्कुल, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। बदखाह की ज़िद क्या है? खैर खाह। आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 8वां सवाल है, जवाल की ज़िद क्या है? मौत, बखील, उरूज, बखालत। जवाल की ज़िद बताना है क्या होगा। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। जवाल की ज़िद क्या है? उरूज। 8 का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे वाहिद जमा था और जिद इज़दाद था और तज़किर तानिस। 10-8 क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर हुआ और 9 से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल में मीनिंग से। तो मीनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ज़्यादा हार्ड मीनिंग नहीं है, ईजी सा मीनिंग है और आप लोग को तो याद ही होगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 35 का जो सवाल है, 35 में कम से कम 30 प्लस तो नीचे किसी के नहीं आना चाहिए जहाँ तक मैं जानता हूँ। ओके, 9 का बताइए, जमहूरियत। जमहूरियत को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणराज्य या राजधानी या संविधान या राज्य। जमहूरियत को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे जमहूरियत को हिंदी में बोला जाएगा गणराज्य। आंसर हमारा क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट 10वां सवाल देखिए, तजवीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्ताव, प्रस्तावित, प्रस्तावना या प्रमुख। तजवीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो तजवीज़ को हिंदी में प्रस्ताव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। आंसर हमारा क्या होगा? ए सही आंसर होगा। तजवीज़ को हिंदी में प्रस्ताव बोलते हैं। नेक्स्ट है सेशन।
सेशन को क्या बोलेंगे? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं सेशन को? कार्यक्रम, अधिवेशन, सार्वजनिक या मंत्रिमंडल। तो आप लोग आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। सेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्यक्रम, अधिवेशन, सार्वजनिक, मंत्रिमंडल। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। सेशन को हिंदी में बोलेंगे अधिवेशन। कार्यक्रम तो प्रोग्राम बोलते हैं, सार्वजनिक तो मतलब अवामी इस तरह यूज करते हैं। मंत्रिमंडल काबीना का एक अल्फाज यूज किया जाता है यहाँ पे। तो सेशन को हिंदी में बोलेंगे अधिवेशन। 12वां सवाल देखिए, आलमी क़यादत। आलमी क़यादत को हिंदी में क्या बोलेंगे? वैश्विक वृद्धि, वैश्विक नेतृत्व, वैश्विक गतिविधि, वैश्विक सत्ता। ओके, तो यहाँ पे क़यादत के मतलब अगर जानेंगे तो आप बता सकते हैं 12 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, वैश्विक नेतृत्व। ओके, क़यादत का मतलब होता है नेतृत्व। तो आंसर हमारा क्या होगा? 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल है हिदायतनामा। हिदायतनामा को हिंदी में क्या बोलेंगे? मार्गदर्शिका, मार्गदर्शन, सर्वेक्षण पत्र, उपकरण। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, मार्गदर्शिका। हिदायतनामा को क्या बोलेंगे? मार्गदर्शिका बोला जाता है। आंसर हमारा ए होगा। हिदायतनामा है इसीलिए यहाँ पे मार्गदर्शिका यूज करेंगे। हिदायत रहेगा तो मार्गदर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल है, अब हिंदी से उर्दू बताना है। मानसिक संतुलन तो कोई हार्ड मीनिंग नहीं, ईजी सा है। जहनी मुतवाजन, जहनी तनाव, जहनी तवाज़न या सभी। तो मानसिक का तो जहनी होता ही है, लेकिन संतुलन तो आपका ये दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन फिर भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा जो 14 का होगा आंसर हमारा सी होगा। तवाज़न के मतलब होता है संतुलन और मुतवाज़न के मतलब संतुलित होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब 15 नंबर सवाल देखिए, प्रभारी। प्रभारी को उर्दू में क्या बोलेंगे? जिम्मेगेर या इंचार्ज या दोनों या कोई नहीं। तो जब इस तरह का ऑप्शन रहता है तो आप तो इजी से टिक आउट करते हैं। प्रभारी को क्या बोलते हैं उर्दू में? जिम्मेगेर भी बोलते हैं और इंचार्ज भी बोलते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल है व्याख्याता। व्याख्याता को क्या बोलते हैं? व्याख्याता मतलब समझते ही है जो व्याख्या करता है। खतीब, फ़कीर या तर्जुमान या मुअल्लिमा। व्याख्याता को हिंदी उर्दू में क्या बोलेंगे? व्याख्याता की उर्दू क्या होती है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, खतीब। खतीब को बोलते हैं व्याख्याता, जो खिताबत करता है, जो व्याख्या करता है ना। बिल्कुल आंसर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। तर्जुमान को बोलते हैं जी प्रवक्ता, मुअल्लिमा तो शिक्षिका को बोलते हैं ना, और फ़कीर तो जानती हैं। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखिए, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को उर्दू में क्या बोलते हैं? आरजी स्पीकर, नायब वज़ीर आला, मुंसिफ़ आला, वकील। तो ये भी इजी सा वर्ड है। 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा होगा सी, है ना। मुख्य न्यायाधीश मतलब मुंसिफ़ आला, मुंसिफ़ आला। आरजी स्पीकर बोलते हैं तो यहाँ पे आरजी स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष इस्तेमाल किया जाता है। नायब वज़ीर आला तो जानते हैं उप मुख्यमंत्री, वकील का मतलब प्रवक्ता। तो बिल्कुल आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर सवाल, अग्रिम। अग्रिम को उर्दू में क्या बोलेंगे? बयाना या पेशगी या दोनों या कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, दोनों। अग्रिम के मतलब एडवांस, बयाना भी वो उसको इस्तेमाल करते हैं और पेशगी। आंसर हमारा क्या होगा? सी करेक्ट होगा। 19 नंबर सवाल देखिए, अब आपका यहाँ पे 19 का जो है ग्रामर का आई थिंक सवाल आ गया। हाँ, ग्रामर का सवाल आ गया। इनमें से तखल्लुस कौन है? तो आप तो बता सकते हैं तखल्लुस कौन है? इकबाल, गालिब, शाद या कोई नहीं। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हूँ। अच्छा ठीक है, तखल्लुस कौन नहीं बोला जा रहा। इनमें से तखल्लुस कौन नहीं है? तो इकबाल भी तखल्लुस है, गालिब भी तखल्लुस है, शाद भी तखल्लुस है। तो आंसर हमारा कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट 20वां नंबर सवाल है, ना खाओ कौन सा फेल है? तो फेल अमर, फेल नहीं, फेल मुजारा, फेल हाल। ना खाओ यानी कि जिसमें मना किया जा रहा है। तो जिसमें जो काम करने के लिए मना किया जाए, जिस सेंटेंस में किसी काम को करने के लिए मना किया जाए उसको बोलते हैं फेल नहीं। क्या बोलते हैं? फेल नहीं बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। और फेल अमर जिसमें ऑर्डर दिया जाए, जैसे खाओ। तो ये आंसर होगा हमारा 20 का बी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल देखिए जी, फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 5, 6, 7, 8। फेल माजी
हाँ, तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। फेल माजी की 6 किस्में हैं। फेल माजी की 6 किस्में पढ़े होंगे, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, इस तरह से 6 किस्में हैं। ओके, तो आंसर हमारा बी राइट होगा। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी नातमन्नाई, माजी शकिया। तो आई थिंक आपको तो याद ही होगा। 22वां सवाल देखिए, वो आया है कौन सा फेल माजी है? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी शकिया। तो वो आया है, जब है लिखा हुआ है तो आपको पता हो जाएगा 22 का आंसर क्या होगा, बी होगा। माजी करीब यानी कि जो काम अभी तुरंत किया गया है। लेकिन रहता वो आया था तो फिर माजी बैद हो जाता है। और लेकिन रहता वो आता था तो या रहता आया तो मुतलक से पता ही नहीं चलेगा। जिस सेंटेंस से पता ना चले कि कौन सा काम अभी हुआ या बाद में हुआ है, जैसे आया, खाया, गया, तो ये मुतलक इस तरह से एग्जाम्पल रहेगा। और शकिया का मतलब शक जिसमें होगा, है नहीं, शायद वो आया होगा, इस तरह से। तो आप लोग तो इसकी ग्रामर के बारे में तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट 23वां सवाल है, काश वो पास कर जाता। काश वो पास कर जाता किसकी मिसाल है? माजी तमन्नाई, माजी इस्तिमरारी, माजी शकिया, माजी करीब। तो काश के मतलब समझ रहे हैं, यानी कि तमन्ना किया जा रहा है इसमें कि काश वो पास कर जाता। तो आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हमारा ए हो जाए माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, कुछ बाज या कोई, ये बाज लिखा हुआ मिस्टेक हो गया था। कुछ बाज या कोई वगैरह किसकी मिसाल है? ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल, ज़मीर शख्सी, ज़मीर तनकीरी। तो 24 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। कुछ बाज या कोई वगैरह किसकी मिसाल है? ज़मीर तनकीरी। नेक्स्ट सवाल आपका है 25वां सवाल है, आनंद मठ के मुसन्निफ कौन है? अब आपका यहाँ पे जीके का सवाल आ गया है, तो ये भी अच्छा सवाल है। आनंद मठ यानी कि किताब का नाम है, ये इसके मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन है? बंकिम, हाँ यहाँ पे नून होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, कालिदास, दांते, जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ किसकी लिखी हुई है? आनंद मठ के मुसन्निफ कौन है? तो बिल्कुल 25 का आंसर हमारा ए होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे नून छूट गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कालिदास की तो किताब एक है अभिज्ञान शकुंतलम, जो इम्पोर्टेंट किताब है। और दांते का डिवाइन कॉमेडी एक किताब है दांते का, वो भी इम्पोर्टेंट है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जानती है, जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए फिलहाल यहाँ पे 26 नंबर सवाल देखिए, नाटो का सदर मकाम कहाँ, यानी कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सदर मकाम क्या है? NATO। ओके, ऑप्शन देखिए, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ब्रुसेल्स, काठमांडू। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? नाटो का सदर मकाम कहाँ है? 26 का आंसर होगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत जल्दी फास्ट इसको ख़त्म करूँगा। तो आपको पता है नेटवर्क वगैरह शायद चल नहीं रहा था, नेट कट जा रहा था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को एक प्रीमियम यहाँ पे लगाया हूँ, ताकि आप लोग एक जगह आकर के आंसर दिए, ताकि लगे कि एक क्यूज हो रहा है ना। तो फिलहाल आप लोग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बना करके अपलोड करूँ। तो आप लोग का टाइमिंग 8 बजे सेट किया हूँ, 8 बजे आप लोग आइए और यहाँ पे एक साथ आकर के क्यूज लगा सकते हैं, ताकि लगेगा कंपटीशन की तरह, यानी कि जैसे ऑनलाइन क्यूज करते हैं। तो नेटवर्क सही नहीं रहने के कारण मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को वीडियो देखना है और बाद में भी इसको देख सकते हैं जो टाइम पे नहीं देख रहे हैं। तो नाटो का सदर मुकाम तो पता चल गया ब्रुसेल्स में है, लेकिन न्यूयॉर्क यहाँ पे एक वर्ड है। तो न्यूयॉर्क का है एक भी है अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। जिनेवा तो पता है आपको, WHO, WTO है ना, और ILO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। काठमांडू तो पता है सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। तो सवाल नंबर 27 देखिए, ब्राज़ील की दारुल हुकूमत कहाँ है, यानी कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा, ब्रासिलिया या ब्रासिला कहीं लिखता है, ओटावा, तेहरान। तो ब्राज़ील की दारुल हुकूमत कहाँ है? तो आपको पता होगा ब्राज़ील की दारुल हुकूमत कहाँ है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? बी, ब्राज़ील की राजधानी, यानी कि ब्राज़ील की दारुल हुकूमत या दारुल सल्तनत भी इस्तेमाल करते हैं ना राजधानी के लिए। तो ब्राज़ील की दारुल हुकूमत कहाँ है? ब्रासिला। कैनबेरा के बारे में पता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ओटावा यानी कि कनाडा की राजधानी है। तेहरान तो ईरान की राजधानी है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर सवाल देखिए, ये क्या बोलता है, सुहैल लिखा हुआ है जी, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। सुहैल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। तो 2-3 क्वेश्चन इस तरह से दिया हूँ, बिकॉज मेरी वीडियो कुछ है जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो लोग भी देखते हैं, तो उन लोग के लिए भी थोड़ा सा ये इसमें जान दिया हूँ। बट उन लोग के लिए तो सिलेबस ही अलग है कुछ कुछ, यानी कि तलखीस निगारी हो गया, मजमून निगारी, इस तरह से हो गया। लेकिन आपका कवायद हो गया, और मीनिंग इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट है, और जीके तो हल्का फुल्का यही सब रहेगा। सादे अजीम आबादी यानी कि शेर व शायरी वाला जो नज़म निगार, अफसाना निगार के से मुतालिक जो भी सवाल आते हैं वो सब रहेंगे। तो ऐसा ना सोचे कि ये सिर्फ अनुवाद सहायक वाले हैं, यानी इंटर वाले के लिए है, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित हो, क्योंकि इसमें मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, आपका कवायद भी यहाँ पे दिया हूँ, है ना, दोनों यहाँ पे है। और फिर अब जीके यानी कि इस टाइप का जो सवाल है सुहैल अजीम आबादी, ताकि 2-3 क्वेश्चन इसमें रिवाइज हो जाए। चलिए ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बताइए 28 का राइट आंसर का होगा मुजीबुर रहमान। आंसर हमारा ए राइट होगा। सुहैल अजीम आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान, आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल है, शाद अजीम आबादी की जाए पैदाइश कहाँ हुई, यानी कि शाद अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए हैं। पटना में, गया में, लखनऊ में, भागलपुर में। शाद अजीम आबादी की जाए पैदाइश कहाँ हुई, तो आंसर 29 का करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा ए पटना में, है ना, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिलहाल वो ख़त्म हो गया है। अब आपका यहाँ पे आ गया है ट्रांसलेशन का, तो उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन करना है। तो फिलहाल ये देखिए, उसने जहनी तवाज़न खो दिया है, उसने जहनी तवाज़न खो दिया है, उसने दिमागी संतुलन खो दिया है, उसने मानसिक स्थिति खो दिया है, उसने मानसिक संतुलन खो दिया है, उसने मानसिक तनाव खो दिया है। तो ट्रांसलेशन जब बनाने की बारी आता है और ऑप्शन जब आ जाए तो इजी हो जाता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसका कौन सा सटीक मीनिंग होगा उसके हिसाब से। तो आंसर हमारा फिलहाल सी होगा, और आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा आंसर सी होगा। लेकिन जब बिना ऑप्शन के लिए भी ट्रांसलेशन आपको बनाने आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर हमारा सी राइट होगा, उसने मानसिक संतुलन खो दिया है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है, प्रैक्टिस की चीज़ है ट्रांसलेशन। आप रट जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, जब तक प्रैक्टिस ना करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कैसा कैसा ट्रांसलेशन आएगा, कौन सा वर्ड रहेगा, मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के लिए बस यही ज़रूरी मीनिंग हो, कौन सा वर्ड कहाँ पर सेट करना है वो सब देखना है। तो ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं, याद करने की चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए 31 सवाल है, कोरोना वायरस आपदा घोषित की गई है। कोरोना वायरस आफात का ऐलान किया गया है, कोरोना वायरस कुदरती आफात करार दिया गया है, कोरोना वायरस कुदरती आफात का ऐलान कर दिया गया है, कोरोना वायरस कुदरती आफत करार दिया गया है। तो आपदा का यहाँ पे जो एक वर्ड इस्तेमाल होया हुआ है, कुदरती आफात, यानी कि आपदा के मतलब होता है कुदरती आफत, यानी कि नेचुरल जो आता है। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कोरोना वायरस कुदरती आफत करार दिया गया है, यानी कि घोषित किया गया है। ओके, तो आंसर क्या होगा 31 का जो आंसर बी 31 है ना, हाँ, कोरोना वायरस कुदरती आफत का ऐलान कर दिया गया है। ओके ठीक है, आंसर हमारा बी राइट होगा, कोरोना वायरस कुदरती आफत करार दिया गया है, यानी कि कोरोना वायरस आपदा घोषित की गई है। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर सवाल देखें, कहाँ गया 32, यहाँ आ गया। चलिए 32 सवाल कहाँ गया, ओहो 32 तो मिस्टेक मैं कर दिया हूँ। चलिए फिलहाल 32 नंबर सवाल मैं लिखा ही नहीं हूँ, 31 के बाद डायरेक्ट 33 में आ गया हूँ। सवाल लिखने में मिस्टेक कर गया सीरियल नंबर में। सवाल हालांकि आपका 35 नहीं है, 34 ही सवाल, 1, 30, 31, 32, 33, 34, सवाल आपका 34 ही है, 35 नहीं है, ठीक है। चलिए, मृत्यु का समय सुनिश्चित है, ये बताइए। मौत का वक्त मुतय्यन है, मौत का वक्त हक है, मौत का वक्त करार दिया है, मौत की वक्त मुतय्यन है। तो ये तो इजी सा सेंटेंस है। 33 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मौत का वक्त मुतय्यन है, आंसर हमारे एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो इजी सा सेंटेंस है ना जी, मौत का वक्त मुतय्यन है मतलब सुनिश्चित है, आंसर ए राइट होगा, ठीक है। बहुत सा यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग का माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। और टेलीग्राम में तो आप लोग जुड़े हुए ही हैं, उसमें कम से कम 800 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वहाँ भी रह करके एक साथ टेलीग्राम के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए, जितना सारा पढ़े हैं इधर 3-4 महीना 5 महीना में, बस उन सभी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। अब नया क्या आएगा, सारा कुछ पढ़ लिए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। सफ़र भी उसूल तालीम का एक अच्छा ज़रिया है, यात्रा भी शिक्षा ग्रहण करने का एक अच्छा साधन है, यात्रा भी शिक्षा प्राप्ति का एक अच्छा साधन है, यात्रा भी शिक्षा प्राप्ति का एक उत्तम साधन है। और डी में है सभी सत्य हैं,
तो बिल्कुल 34 का जो आंसर होगा डी राइट होगा, सभी सत्य है इस तरह से सेंटेंस के हिसाब से। यात्रा भी शिक्षा ग्रहण करने का एक अच्छा उत्तम है, एक अच्छा साधन है। यात्रा भी शिक्षा प्राप्ति का एक अच्छा साधन है। यात्रा भी शिक्षा प्राप्ति का एक उत्तम साधन है। तो यहाँ पे जो आंसर डी दिया है सभी, तो सभी यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। लेकिन अगर डी नहीं रहता, कुछ और सेंटेंस रहता, तो सटीक आंसर हमारा सी होता, ठीक है। यानी कि उत्तम साधन वाला ज़्यादा तरजीह इसको दिया जाएगा कि ये सबसे बेहतर है। अच्छा के लगा जगह पे उत्तम लिखेंगे सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे दे देगा इनमें से सभी सत्य है, तो बिल्कुल फिर आंसर हमारा डी। इसको भी कोई इनकार नहीं कर सकते कि ये आंसर गलत आ गया। यात्रा भी शिक्षा ग्रहण करने का एक अच्छा साधन है, ये भी सही है। तीनों अपने आप में सही है, लेकिन सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो ये होगा। तो फिलहाल आंसर में डी दे दिया, तो इसका मतलब सब सही है, ठीक है। और कोशिश करेंगे और सी वाला आंसर बनाने के लिए जब बनाने की बारी आए तो ओके। चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल है, और 35 तो लिखा हो बट सवाल नंबर 34 ही है। मुख्यमंत्री सम्मेलन में सम्मिलित थे। मुख्यमंत्री सम्मेलन में सम्मिलित थे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। वज़ीर आला इजलास में शामिल थे। वज़ीर ममलिकत इजलास में शामिल थे। वज़ीर दाखिला इजलास में शामिल थे। तो यहाँ पे एक वर्ड से आप सेंटेंस को मेरे ख्याल से सही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को उर्दू में बोलते हैं वज़ीर आला, तो बस आंसर हमारा बी हो जाएगा राइट। वज़ीर आला इजलास में शामिल थे। तो इतना इजी सवाल भी रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए फिलहाल टाइम काफ़ी हो गया, 20 मिनट प्लस हो गया है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। आपका यहाँ पे वीडियो लास्ट हुआ है, और बताइए 34 में से कितना सही बनाए, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, फिलहाल आपको जो भी मुझसे बात करनी है, पूछनी है, तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक वाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।